बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, इससे तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा के केंद्र में बालक या बालिका हो और वो उन्नतशील हो, विकासोन्मुखी हो। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा। ये जो टॉपिक है ये सीटीईटी के सिलेबस में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ जितनी सारी टीईटी है डिफरेंट स्टेट्स के, उनके सिलेबस में भी है। और इसमें मैं जिन कारकों की चर्चा करने वाला हूँ, उन कारकों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी में, बीपीएससी में या टीचर एजुकेशन के किसी प्रकार के एग्जाम्स हो, उन सभी में रहते हैं। ये सबों के लिए लाभदायक है। बड़ी चर्चा होती है और आज जोर शोर से चर्चा हो रही है हमारे देश में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भारी अभाव है आज हमारे विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में, हर जगह इस बात की चर्चा होती है कि एजुकेशन तो दिया जाता है, पढ़ाया तो जाता है, सिखाया तो जाता है, लेकिन गुणवत्ता बच्चों में नहीं होती, गुणवत्ता छात्र छात्राओं में नहीं होती। और उसका सबसे बारीक कारण ये है कि आप बच्चों के मन के अनुरूप, आप बच्चे की क्षमता के अनुरूप, आप बच्चों के गुणों के अनुरूप आप उनको एजुकेशन नहीं दे पाते। मैं इन्हीं बातों की चर्चा मैं इसमें आगे सविस्तार आपके सामने करूंगा कि आखिर हम किस प्रकार से बच्चों को एजुकेट करें, हम बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें ताकि बच्चों के भीतर गुणों का समुचित विकास सही प्रकार से हो सके। हम प्रमुख उन कारकों की चर्चा करेंगे आपके सामने जो कारक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अब जैसे देखिए, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, इससे तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा के केंद्र में बालक या बालिका हो और वो उन्नतशील हो, विकासोन्मुखी हो। आज विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में बच्चों को या छात्र छात्राओं को केंद्र में रखकर शिक्षा नहीं दी जाती। वो गौण हो जाते हैं और दूसरी तीसरी चौथी चीज़ें हावी हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सरकार इम्प्लीमेंट करती है और उन योजनाओं की आड़ में जो मुख्य मोटो होता है कि बच्चों को एडुकेट करना है, जो प्रशिक्षु है उनको एडुकेट करना है, वो बातें गौण हो जाती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं, हम उनकी ओर ध्यान दें। और अगर उसके अनुरूप हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, सिखाने का काम करेंगे, तो बच्चे को सही रूप से उनका विकास मिल पाएगा और वो बच्चे सरपट अपनी ज़िंदगी के मार्ग पर दौड़ते आगे बढ़ जाएंगे। मैं जिन बातों की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ, मैंने बहुत सारे राइटर्स की किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत सारे राइटर्स का व्याख्यान भी सुना है मैंने। उसमें खासकर मेरिया मोंटेसरी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। मेरिया मोंटेसरी ने अपनी 3-4 जो प्रमुख किताबें लिखी हैं, जैसे कि मान लीजिए डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, सीक्रेट ऑफ द चाइल्ड, मोंटेसरी मेथड, इस प्रकार की किताबों को जिसने लिखा है, उन किताबों में उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है, उन कारकों का जिक्र किया है जिनके मार्फत से कि हम बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा को हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम उसको विभिन्न प्रकार से उसको हम मदद कर सकते हैं। जिससे पहला है मार्गदर्शन और परामर्श। देखिए, यह बहुत ही मायने रखता है। जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं ना, तो चूंकि बच्चे जो हैं, प्रशिक्षु जो हैं, उस पाठ से संबंधित बातों के बारे में उनको कोई मार्ग पता नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और बीइंग ए टीचर, बीइंग ए ट्रेनर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को सही रूप से उनको मार्ग दिखाएं, सही रूप से आप उनको गाइड करें, सही रूप से आप उनको परामर्श देते रहें कि ऐसा करने से ऐसे होगा, ऐसा नहीं करने से ऐसे नहीं होगा, इस रास्ते से जाने से, इस रूट से जाने से, इस फार्मूले के रास्ते से जाने से हम सही रूप से इस
सही मार्ग को हम पकड़ पाएंगे या सही लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा के मार्ग में हम सही रूप से हम आगे बढ़ने में उसको हम प्रेरित करते हैं और हमारा जो एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है या जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं वो सही रूप से सफल हो पाएगा। दूसरा है शिक्षण और अधिगम। जो शिक्षक बंधु शिक्षिका जो हमारी बहनें हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, भाई उनसे निवेदन है कि जब आप कक्षा में पढ़ाने जाए तो आपका शिक्षण इतना प्रभावी हो, आपका शिक्षण इतना बढ़िया हो कि बच्चे शिक्षण के दरमियान ही अधिगम कर लें। आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों में जो शिक्षण का कार्य किया जाता है उसमें शिक्षण का कार्य अलग होता है और अधिगम का कार्य अलग होता है। अगर शिक्षक सुचारू विधियों का प्रयोग करके, शिक्षक बच्चों को पढ़ के, बच्चों को समझ के, बच्चों का मनन करके और अगर सही रूप से वो बच्चों को पढ़ाने का काम करे तो उन बच्चों को तुरंत ही अधिगम हो जाएगा। आपका के पढ़ाने का जो अंदाज है, आपके पढ़ाने का जो तरीका है, आप जिस प्रकार से बच्चों के सामने उस पाठ को रखते हैं, उस पाठ को अगर आप सही रूप में रखते हैं, सही वे में रखते हैं और उसको जिस तरीके से बच्चे की मनोभावों के हिसाब से आपको रखना है वैसे अगर आप रखते हैं तो क्या होता है कि बच्चे उसका अधिगम तुरंत ही कर लेते हैं। और जानते हैं ऐसा अधिगम जब होता है ना तो उसके मेमोरी ट्रेस बड़ी स्ट्रांग बन जाते हैं मानस पटल में और उन चीज़ों को बच्चे कभी नहीं भूल पाते। यहाँ तक कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि इसके जो मेमोरी ट्रेस बनते हैं ना वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि कभी कभी तो जेनेटिक ट्रांसफ़र भी इससे हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए शिक्षक बंधु, मेरी इस बात पे आप गंभीरता से ध्यान देंगे क्योंकि आप कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो दर्जनों वर्ष पढ़ाने के बाद में कह रहा हूँ। मैंने हायर एजुकेशन में मैंने लंबा समय बिताया है। मैं उस तजुर्बे के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि न सिर्फ लोअर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी जब आप पढ़ाने जाएं तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखें कि जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जब बच्चों को कोई बात आप सिखाते हैं, बच्चों के सामने जब आप कोई बात रखते हैं, बच्चों से जब आपका इंटरेक्शन होता है, जब गेट टुगेदर होता है आपका, उस दरमियान आपको इस बात का अध्ययन करना है कि बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम का असर ज़्यादा है या उसके ऊपर वातावरण का असर ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि सभी बच्चों में समान रूप से वंशानुक्रम और वातावरण का असर नहीं होता। हमारी जो पालन पोषण प्रणाली होती है ना, वो पालन पोषण प्रणाली में थोड़ी सी कमी बेसी रह जाती है। या बच्चे जब ऑब्जर्व करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को, सीखते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वातावरण का असर कम होता है और कुछ चीज़ें जो वंशानुगत रूप से वो लेकर आए हैं, हेरिडिटरी जो जिन चीज़ों को वो लेकर आए हैं, वो चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो आपको ये देखना है, आपको ये परखना है, आपको ये आंकना है, आपको ये पढ़ना है कि बच्चे के ऊपर वातावरण का असर अगर ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, उस हिसाब से उदाहरणों को देने का प्रयास करें, उस हिसाब से विधियों को देने का प्रयास करें। और अगर आप ये देखें कि बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम का असर ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप पढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपको इस बात की जानकारी हो गई कि बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम या वातावरण में से किसका असर ज़्यादा है और उससे संबंधित बातों की आपने चर्चा की, उस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपने बच्चों के सामने दिए, तो बच्चे का अधिगम बहुत ही प्रभावी होता है। इसके अलावे जो चौथा है वो मानसिक विकास। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब गर्भावस्था में आते हैं ना तो बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो मानसिक विकास हैं वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जन्म लेने के बाद फिर उसकी जो मानसिक विकास की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो द्रुत गति से आगे बढ़ना शुरू होता है। बहुत सारे मानसिक विकास ऐसे हैं, बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज़ ऐसे हैं जो गर्भावस्था में सुसुप्त रूप में रहता है, जो हेरिडिटरी जो बच्चे लेकर आते हैं। और कुछ मानसिक विकास ऐसा होता है जो हम वातावरण में आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में, वहाँ कर हमारा मानसिक विकास होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के मानसिक विकास जैसे संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, क्रिएटिविटी संबंधित विकास, व्यक्तित्व का विकास, IQ का विकास या फिर जो और भी जो विभिन्न प्रकार के विकास हैं, उन सारे
विकास जो बच्चे में हुए हैं ना, उसमें बच्चे में किस प्रकार का विकास किस तरह हुआ है, कितना फीसदी तक हुआ है, किस उम्र का ये बच्चा है और उसके भीतर ये विकास कितना होना चाहिए था, क्या ये विकास उन बच्चों के भीतर इतना हो पाया है। और अगर जब आप इस बात को रीड कर लेते हो, जब आप इस बात को समझ जाते हो, आपके लिए पढ़ाना बड़ा ही आसान हो जाता है। कारण अगर आप उनकी मानसिक अभियोग्यता के हिसाब से, अगर आप उनकी मानसिक क्षमता के हिसाब से आप नहीं पढ़ाते तो बच्चे उनको आत्मसात नहीं करते, बच्चे उन चीज़ों को लर्न नहीं करते, और फल ये होता है कि बच्चे उनको सीख नहीं पाते और उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सोचना भी बेईमानी साबित हो जाता है। और इसके अलावे संवेगात्मक विकास, देखिए बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है उसका संबंध गर्भावस्था से भी है। जनरली आप देखिए कि कहते हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कि गर्भावस्था का जो 270 दिन जो अप्रोक्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गर्भस्थ माताओं के साथ अगर सही व्यवहार किया जाता है तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी उसका उतना ही सकारात्मक असर होता है। और उसके जन्म के बाद जो फिर हमारी पालन पोषण प्रणाली है, जो चाइल्ड रियरिंग हमारा स्टेज है, उस स्टेज में आकर जो बच्चों के संवेग का विकास सुचारू रूप से हो पाता है तो क्या होता है कि बच्चे को समझना आपको बड़ा आसान हो जाता है, या बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की बातों को कैसे निरूपित किया जाए यह समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का संवेगात्मक विकास सही रूप से नहीं हो पाता, और आप है कि उसके दिलो दिमाग में आप पिरो देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्यों नहीं इस बात को सीख रहा है, क्योंकि जो उनका संवेग का विकास है वो द्रुत गति से अगर नहीं हुआ है तो आप लाख प्रयास करेंगे, आप उनके भीतर उन बातों को निरूपित नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, वात्सल्य, इस प्रकार के सैकड़ों जो संवेग के उदाहरण हैं कि अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो कक्षा में आते हैं ना, हंसते हैं तो हंसते रह जाते, रोते हैं तो रोते ही रह जाते, तुरंत छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आता है। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि वो अपने संवेगों को दबा भी नहीं पाता है, उसको व्यक्त भी नहीं कर पाता है। डिफरेंट प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार से अपने बिहेवियर्स को वहाँ प्रदर्शित करते हैं। और साफ है कि अगर आपने संवेगों के अनुकूल बच्चों का अध्यापन आपने नहीं किया, बच्चों का मार्गदर्शन आपने नहीं किया, तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सोचना बेईमानी है। और इसके अलावा सामाजिक विकास, देखिए जिस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया है, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, जिस समुदाय जिस संप्रदाय में बच्चे रहते हैं, वो भी किसी न किसी समाज का अंग होता है। और उस समाज की जो भावभंगिमा होती है, उस समाज की जो रूपरेखा होती है, उस समाज के जो विभिन्न प्रकार की एबिलिटीज़ होते हैं, उस समाज के विभिन्न प्रकार के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, अगर बच्चों में निरूपित ना हो पाया है तो फिर आपको पढ़ाने में बड़ी मशक्क़त करनी होगी। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे समय के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे बच्चों का सामाजिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया। समाज के प्रति जो धारणा होनी चाहिए बच्चों के भीतर वो नहीं हो पा रही है। सामाजिकता की भावना जो कूट कूट कर भरी जानी चाहिए प्रारंभिक स्तर पर, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसका नुकसान हमको हर स्तर पर उठाना पड़ रहा है। इसलिए बीइंग अ टीचर आपको ये रीड करना है, बीइंग अ रिसोर्स पर्सन आपको ये रीड करना है कि आप जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन बच्चों का सामाजिक विकास कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है। और जब भी पढ़ाते हैं आप तो पढ़ाने के दरमियान इस बात का ध्यान रखें कि उनके सोशिएबिलिटी के हिसाब से ही आप उदाहरणों को प्रयुक्त करें, उनके सोशिएबिलिटी के हिसाब से ही आप विभिन्न प्रकार के प्रकरणों की वहाँ पर चर्चा करें। क्योंकि पढ़ाने के दरमियान चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर एजुकेशन हो, वहाँ क्या होता है कि एग्जाम्पल्स देने होते हैं, मेथड्स को यूज़ करना होता है। और एग्जाम्पल्स और मेथड्स को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के भीतर जो सोशिएबिलिटी है इस बात का आपको ज्ञान हो। और इसके अलावे बुद्धि लब्धि, देखिए ये बहुत भारी चीज़ है कि जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बीइंग अ टीचर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी कक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी अनुमानित उनकी बुद्धि लब्धि कैसी है। आप कक्षा में जाएं तो आप आकलन करें कि आपके क्लास का टोटल आईक्यू क्या है,
हाईएस्ट आईक्यू क्या है बच्चों का, लोएस्ट आईक्यू क्या है आप बच्चों का, और फिर आप एक टोटल आईक्यू निकाले वहाँ पे। और फिर जिन पर्टिकुलर बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, जिनकी दिलो दिमाग में निरूपित करना चाहते हैं, आपको ये समझना होगा, आपको ये परखना होगा, आपको ये आकलन करना होगा कि उन बच्चों का आईक्यू क्या है। कहीं वो मंद बुद्धि के तो नहीं है, कहीं वो सामान्य बुद्धि लब्धि के तो नहीं है, कहीं वो अति श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि के तो नहीं है। ये चूंकि जो क्लासिफिकेशन होगा ना आईक्यू का, तो सारे बच्चों के डिफरेंट होंगे। किसी भी कक्षा में जब आप पढ़ाने जाइएगा, उस कक्षा विशेष में जो 40, 50, 60 जो भी बच्चे होंगे, उस सभी बच्चों की जो आईक्यू की स्थिति होगी वो असमान होगी। अगर आप इनका आईक्यू टेस्ट कीजिएगा तो इनके स्कोर्स असमान आएंगे। संभव है किसी किसी बच्चे का समान हो जाए अपवाद स्वरूप, लेकिन सबों के असमान होंगी। और अगर आपने आईक्यू के हिसाब से उनको पढ़ाने का काम नहीं किया तो बच्चे सही प्रकार से सीख नहीं पाएंगे। और जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, जिस बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करते हैं, हम उसके बारे में सही प्रकार से बच्चों को निर्देशित ना कर पाएंगे, बच्चों को हम नहीं सिखा पाएंगे। कारण देखिए, आप जब मेथड्स का प्रयुक्त कीजिएगा, जब आप एग्जाम्पल्स का प्रयुक्त कीजिएगा, जब आप शिक्षण सूत्रों का प्रयुक्त कीजिएगा, तो उस दरमियान आपको आईक्यू का ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि सभी विधियाँ सबके ऊपर यूज नहीं किया जा सकता, सभी सूत्र सभी छात्र छात्राओं के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता, एक ही एग्जाम्पल सबके लिए सुटेबल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि एक शिक्षक के ऊपर, एक शिक्षिका के ऊपर कि कक्षा में पढ़ाने के दरमियान उसको इस बात का कितना ज्ञान है, उसको इस अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में कितना भान है कि इसकी आईक्यू कितनी है। और अगर इस प्रकार से आप समझकर और फिर आप उपयुक्त ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में आप कामयाब हो पाएंगे, बल्कि बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा को भी आप सपोर्ट कर पाएंगे। और इसके बाद है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कि साइकोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। आप जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप जिन बच्चों के लिए उदाहरण प्रयुक्त कर रहे हैं, आप जिन बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स को आप प्रयुक्त कर रहे हैं, उन बच्चों की पर्सनैलिटी क्या है? एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है, या फिर आप शारीरिक आधार पर आप देखें, इंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है। अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक आधार पर चले तो आपको आकलन करना होगा कि तमोगुणी है, कौन सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है। इन सारी चीज़ों का आकलन करना होगा। और व्यक्तित्व का आकलन करने के बाद ही आप बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा सकते हैं। और व्यक्तित्व का आकलन करना बड़ा आसान है। कारण देखिए, व्यक्तित्व जो किसी भी व्यक्ति का बनता है, उसके भीतर जो निर्माण होता है या जो परिलक्षित होता है, उसमें 80% जो उसका व्यक्तित्व है ना, गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर और जन्म के बाद की जो 5 वर्ष की अवस्था है, यहीं तक निर्मित हो जाता है। और रेस्ट 20% जो है ना, वो पूरी जिंदगी उसके साथ जुड़ता रहता है। तो कहने का आशय ये है कि आपको जब तक क्लास में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान बच्चों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं होगी कि हु इज एक्सट्रोवर्ट, हु इज इंट्रोवर्ट, हु इज एम्बिवर्ट, तो तब तक आप बच्चों को सही प्रकार से एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, मार्गदर्शन नहीं दे सकते, उनको आप नहीं सिखा सकते। और उसके बाद आप जिस बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की बात सोचते हैं, वो आप सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रिसोर्स पर्सन, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है कि अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, तो आपको बच्चों के व्यक्तित्व का आकलन करना आना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे और सही प्रकार से बच्चों के व्यक्तित्व का आपने आकलन कर लिया और फिर उसके हिसाब से आप बच्चों को एडुकेट करते हैं, बच्चों के साथ आप विभिन्न प्रकार की बातों को बताते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चे इसको सही प्रकार से समझेंगे, सीखेंगे और साथ साथ जो बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा है उसको सपोर्ट करेंगे। तो उपरोक्त में मैंने जिन कारकों की चर्चा की, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा को प्रभावित करते हैं या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मार्ग में ये सारे के सारे जो कारक हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसके मार्फत से हम बच्चों को सही प्रकार से एडुकेट कर सकते हैं, हम बच्चों को सही प्रकार से मार्गदर्शन दे सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है
उसको हम सही प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं।